हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है राम अवतार और हम लेकर आए हैं मैथ्स रेड एकेडमी चैनल। आज से इस चैनल पर यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए मैथमेटिक्स के लिए एक सीरीज स्टार्ट की जा रही है। उनके मैथमेटिक्स में जो भी क्वेश्चन आते हैं, जिस जिस टॉपिक से आते हैं, उन सभी टॉपिकों को इस पर कवर किया जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इसमें सबसे पहले हम कराएंगे नंबर सिस्टम, जो कि रियल नंबर है। उस रियल नंबर से जो भी क्वेश्चन होंगे बोर्ड में आने की संभावना है, पहले उनको कवर कराएंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होता है फिर उसको कवर कराएंगे। इस प्रकार हम चैप्टर बाय चैप्टर कवर कराएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर जो है रियल नंबर, जिसमें हम पहला क्वेश्चन आता है कि निम्न में कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है सह अभाज्य संख्याओं के ऊपर। तो सह अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं, तो सह अभाज्य संख्याएं हम उन संख्याओं को कहते हैं जिसमें उन संख्याओं का गुणनखंड क्या हो, एक हो। गुणनखंड कैसा हो, एक। लेकिन कैसा, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। तो उन संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्याएं कहेंगे जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, एक, या HCF क्या हो, एक हो। तो जैसा कि अगर हम इसमें बात करें तो इसको हम 2 से भी और 1 से भी और 32 से भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और इसको भी देखा जाए तो इसको 2 से भी। तो इसमें और इसमें जो अभाज्य गुणनखंड है, अगर हम इसमें बात करें, अभाज्य गुणनखंड की बात करें, तो इसमें 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है। क्या है, 2 एक कॉमन फैक्टर है और इसका HCF भी क्या हो जाएगा, 2। तो अगर हम इसमें देख रहे हैं कि 2 इसका HCF है, लेकिन सह अभाज्य संख्याओं उन्हें कहते हैं जिनका HCF केवल एक होता है। तो यह सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। अगर इसकी बात करेंगे नेक्स्ट इसकी, तो इसमें 31 और इसका भी गुणनखंड क्या हो रहा है, 31। जबकि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, केवल एक होना चाहिए। इसमें 1 भी है, 31 भी है, और इसमें 31 भी है, 1 भी है और 93 भी है। तो इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने हो रहे हैं, 2। जबकि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, 1, और HCF भी क्या होना चाहिए, 1। तो इसका HCF 1 से ज्यादा आ रहा है, इसलिए यह भी सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। अगर हम इसकी बात करेंगे 18, तो 18 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, और हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, और जबकि 25 के हो जाएंगे 5 इंटू 5। अगर हम इनका HCF ज्ञात करें तो HCF आ रहा है कितना, 1, क्योंकि इन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो एक इनका क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1। क्योंकि सह अभाज्य संख्या उनको कहते हैं जिनका HCF क्या होता है, 1, और इनका कॉमन फैक्टर भी क्या होता है, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है प्रत्येक परमेय संख्या होती है, क्या है, प्रत्येक परमेय संख्या होती है पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या या वास्तविक संख्या या प्राकृतिक संख्या। तो हम दो परमेय संख्या लेते हैं, एक हमने लिया 2 और एक लिया 3/4। तो यहाँ पर बात हो रही है प्रत्येक परमेय संख्या की, तो हमने दो परमेय संख्या ले ली है। अगर हम पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक की, तो पूर्णांक क्या होते हैं, आई, जिसमें हम -इंफिनिटी से -2, -1, 0, +1, 2 एंड सो ऑन प्लस इंफिनिटी तक। तो पूर्णांक संख्याओं में बात की जाए तो 2 आता है लेकिन 3/4 नहीं आता है, इसलिए पूर्णांक तो नहीं होगा। प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है। पूर्ण संख्या की बात करें तो इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो अगर हम बात करें तो 2 पूर्ण संख्या में आता है लेकिन 3/4 नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर पूर्ण संख्या भी नहीं होगा। प्राकृतिक संख्या की बात करें तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक होती हैं। अगर इसमें भी बात करें तो 3 आता है,
सॉरी 2 आता है लेकिन 3/4 नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही थी प्रत्येक परमेय संख्या, हमने 2 परमेय संख्या ली जिसमें से एक तो लागू हो रही है लेकिन दूसरी लागू नहीं हो रही है। तो अब हमने आपको पहले ही बताया है कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उसके अंतर्गत ही सभी संख्याएं आती हैं, क्योंकि सभी परमेय और अपरमेय संख्या जो होती है वो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी हुई संख्याओं में अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या है, क्या होती है। उसी के आधार पर हम इसका आंसर का पता लगा सकते हैं। तो अभाज्य संख्याएं उनको कहते हैं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। चलिए हम इसमें बात करते हैं। 0 का केवल एक ही गुणनखंड है इसलिए ये नहीं होगा। 1 का भी केवल एक ही गुणनखंड है, ये नहीं होगा। अगर 8 की बात करें तो 1, 2 और 4 इसके गुणनखंड कितने हो रहे हैं? 3 फैक्टर हो रहे हैं, 3 गुणनखंड हो रहे हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। अगर 2 की बात करें तो 1 और 2। तो जिस संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं और एक खुद सेल्फ, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या किसको कहते हैं? जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उनको अपरमेय संख्या कहते हैं। सॉरी, परमेय संख्या। तो परमेय संख्या हम किसे कहते हैं? जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उनको परमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q बिलोंग्स टू I, जिसमें P और Q का मान I में से लिया जाएगा और Q जो है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसकी बात करें 9 की बात करें, √9, तो यह क्या है? 3 का परफेक्ट स्क्वायर है और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3। और 3 क्या है? एक परमेय संख्या है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगर हम फिफ्थ वाले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या एक परमेय संख्या है? क्या है? कौन सी संख्या एक परमेय संख्या है? हमने आपको बताया था जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। जैसा कि इसको बात करें तो इधर था √3/5, यह है परमेय संख्या नहीं है। इसकी भी बात करें तो जब हम √2 और √7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? √14 आ जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया था यदि a इंटू बी हो तो हम उसको लिख सकते हैं √AB। तो कितना आ जाएगा? 14, जो कि किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये क्या है? अपरमेय संख्या है। तो ये भी नहीं है इसका आंसर। अगर इसकी बात करें तो देखो, एक में क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है और एक में सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो जैसे कि हमने एक रैखिक अस्मिता वाले में आपको फॉर्मूला बताया था कि a-b और a+b क्या होता है? एक में इसको स्क्वायर करेंगे माइनस b का स्क्वायर करेंगे। तो सेम इसको देखा जाए तो क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर और माइनस √7 का स्क्वायर। तो यहाँ इसे डिवाइड, ये क्या हो जाएगा? 2 से रूट कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5, और यहाँ से ये रूट कट जाएगा कितना आ जाएगा? 7। तो कितना आ जाएगा? -2। और -2 के नीचे हम क्या मान लेंगे? -1 मान लेंगे। तो ये क्या हो गया? ये एक परमेय संख्या होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक सुनिश्चित परमेय संख्या। सुनिश्चित परमेय संख्या हम किसे कहते हैं? सुनिश्चित परमेय संख्या हम उसको कहते हैं जिसका मान शून्य ना हो। तो एक सुनिश्चित परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का अंतर होता है, मतलब परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का अंतर होता है। तो क्या होता है? देखते हैं इधर। जैसे कि हमने एक लिया 2, ये क्या है? परमेय संख्या है, और एक अपरमेय संख्या ली और इनका अंतर हमेशा क्या रहेगा? सेम यही रहेगा। तो जब हम परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को घटाते हैं तो क्या आता है? अपरमेय संख्या आती है। क्या आती है? अपरमेय संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों के लिए। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैसा कि हमने अभी 6 क्वेश्चन कर लिए थे, 7 क्वेश्चन नेक्स्ट है, जिसमें लिखा है दो संख्याओं का HCF 1 है तो वे संख्याएं कहलाती हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, यदि हमें दो संख्या दे रखी हैं और उनका क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंड या HCF 1 हो तो उनको हम क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्याएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 22/7 और -5 है। तो यह क्या है? शून्य है, एक परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है या एक प्राकृतिक संख्या है?
तो 22/7 और पाई का मान भी क्या होता है 22/7, तो कितना आ जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। यहाँ पर बात आ रही है कि दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो हमने √2 और √3 दो अपरमेय संख्या ली है और इनके गुणनफल की बात करें तो कितना आ गया 6। ये क्या है एक अपरमेय संख्या है। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकल के आया है कि दो अपरमेय संख्या का अगर हम गुणा करते हैं तो उनका गुणनफल भी क्या आता है अपरमेय संख्या आती है। लेकिन अगर हम √2 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2, जो कि क्या है एक परमेय संख्या, क्या है परमेय संख्या है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल जो है वो अपरमेय भी हो सकता है और परमेय भी हो सकता है। तो अपरमेय और परमेय किसमें ऑप्शन है, इसमें सदैव परमेय ये नहीं होगा, सदैव अपरमेय ये भी नहीं होगा, परमेय और अपरमेय, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल में संबंध होगा। तो आइए हम इसमें समझते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। जैसे हम यहाँ पर संख्या लेते हैं 7/5, क्या लेते हैं 7/5, तो डिवाइड देते हैं 7 में 5 का, किसका 7 में 5 का। तो जब हम 7 में 5 का डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स 1 टाइम्स 5 और कितना बचे 2। तो 2 को हम बोलते हैं शेषफल, क्या बोलते हैं शेषफल, और इसको बोलते हैं भागफल, क्या बोलते हैं इसको भागफल, और इसको बोलते हैं भाजक, क्या बोलते हैं इसको भाजक, क्या बोलते हैं भाजक, और जो 7 है इसको बोलते हैं भाज्य। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भाज्य बराबर जो निकल के आ रही है वैल्यू वो आ रही है भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल, क्या आ रहा है शेषफल, तो प्लस शेषफल। तो भाजक कितना दे रखा है 7 और भाजक कितना है भाज्य दे रखा है 7 और भाजक कितना है 5 और भागफल कितना है 1 और शेषफल कितना है 2। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया 5 और ऐड किया 2, तो कितना आ गया 7। तो इसका मतलब जो भी ये रिलेशन दिख रहा है वही इसका आंसर होगा। तो ये हमें दिख रहा है थर्ड में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड है, संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड है। तो हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये हो गया कि हमें ऐसे गुणनखंड लेने हैं जिसमें जो गुणनखंड होंगे वो अभाज्य संख्याओं के रूप में होंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 144, तो 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 70 और 2 से डिवाइड देंगे तो 35 और 3 से और 5 से डिवाइड देंगे तो 7 और 7 से डिवाइड देंगे तो 1। तो अभी हम देख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड 2 into 2 5 into 7, तो यहाँ पर भी पावर 1 यहाँ पर भी पावर 1, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 into 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। तो हम चेक करते हैं ये किस में आंसर है। तो जब हम इसको चेक कर रहे हैं तो ये आंसर है फर्स्ट, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट। अभाज्य गुणनखंड की बात हो रही है तो मतलब हमें इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि जो संख्याएं हो वो अभाज्य गुणनखंडों में ही आए, अभाज्य संख्या के रूप में ही आए। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। संख्या दे रखी है हमें 3125 का, हमें घातांक के रूप लिखना है। क्या करना है घातांक के रूप। तो इसका घातांक के रूप कितना हो जाएगा तो इसको चेक करते हैं। ये हमें दे रखा है 3125, तो हम इसको डिवाइड देते हैं। जैसा कि हम यहाँ से पहचान रहे हैं कि इसके अगर 5 है लास्ट में तो यह या तो 3 से डिविजिबल होगी या ये 5 से डिविजिबल होगी। तो इसको 3 से डिविजिबल देखते हैं, ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 3 से डिविजिबल तो नहीं है, तो 5 से चेक करते हैं। 5 से कितने बार 6 टाइम्स, तो कितना बचा 1। 5 से 2 टाइम्स कितना बचा 2 और 5 से कितने टाइम्स 5 टाइम्स। तो फिर 5 से इसको डिवाइड देंगे तो ये 1 और ये 0 5, फिर 5 से ये 2 और ये 5, फिर ये 5 से 5 टाइम्स और ये 5 से 5, तो ये 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 5, तो कितनी हो जाएगी 5 की पावर 5। तो यहाँ पर चेक करते हैं 5 की पावर क्या है 5, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं a और b जहां a बराबर x की पावर 5 और y की पावर 2
और b बराबर x की पावर q और y की पावर q के रूप में लिखी जाती है, जहां पर x और y क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। x और y क्या है, अभाज्य संख्याएं। तब हमें क्या करना है, ए बी का क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। तो चलिए HCF ज्ञात करते हैं। a बराबर दे रखा है x5 और y स्क्वायर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स और y इंटू वाई। अब b बराबर क्या है, x की पावर q और y स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x इंटू एक्स इंटू एक्स और y इंटू वाई। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा इसमें कितने कॉमन गुणनखंड हैं। तो कॉमन गुणनखंड की बात करेंगे तो एक x हो गया, फिर दूसरा कॉमन भी हो गया, फिर तीसरा कॉमन भी हो गया। अब x का एक भी गुणनखंड कॉमन नहीं है। y की बात करेंगे तो 2 इसमें हो गए और 2 इसमें हो गए। कितना हो गया, 2 इसमें हो गए, तो y इंटू वाई, तो कितना हो जाएगा ये x क्यूब और y स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं कि अब ये किसमें आंसर दे रखा है, तो इसका आंसर क्या है, तीसरा वाला सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि इसमें दे रखा है, दिया है लासापा 132 और 288 का लासापा दे रखा है 3168। तो मासापा ज्ञात करना है हमें, इसका क्या करना है, मासापा। तो इसके लिए फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। तो यहाँ पर पहली संख्या दे रखी है 132 और दूसरी संख्या दे रखी है 288। पहली संख्या है 132 और दूसरी संख्या दे रखी है 288 और HCF पूछा गया है, LCM दे रखा है। LCM कितना दे रखा है, लासा दे रखा है 3168। अब इसका क्या करेंगे, इधर डिवाइड दे देंगे, तो HCF इज इक्वल टू 132,288 डिवाइड बाई 13168। तो हम इसको डिवाइड देते हैं, तो डिवाइड देने के साथ साथ इसको डिवाइड दीजिए, तो इसको 3 से डिवाइड देंगे तो 3 चौक 12 हो गया, और फिर एक बचा तो फिर 3 चौक 12 हो गया। 3 से डिवाइड दीजिए, तो 3 से जब डिवाइड देंगे तो ये 10 टाइम्स 30 हो गया, एक कैरी बची, फिर 3 से 5 15, एक कैरी में 3 6 18। अब इसको हम डिवाइड देते हैं 2 से इसको डिवाइड देंगे तो कितनी बार हो जाएगा ये, 2 से अगर 2 1 या 2, और ये सॉरी इसको हम 2 से डिवाइड देंगे तो 2 से ये कटेगा 22 बार। कितने बार कटेगा, 22 बार। अगर हम इसको और देख सकते हैं, अगर ये कट सकता है तो इसको और काट लेते हैं, इसको 2 से नहीं, इसको 4 से डिवाइड देते हैं। तो 4 से अगर इसको डिवाइड देंगे तो ये कटेगा 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, 11 टाइम्स। अब इसको हम 4 से डिवाइड देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 2, तो कितना हो जाएगा 25, और 4 6 24, कितनी बार 6 बार, 4 6 24, एक बचेगा और 4 4 16 हो जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड देते हैं 11 से, तो 11 से इसको डिवाइड दीजिए, 11 से कितनी बार 2 बार और 4, कितनी बार 2 बार और 4, तो कितना आ जाएगा HCF 288 बाई 24। तो अगर हम इसका इसमें डिवाइड देते हैं तो ये बहुत आसान है, बड़े आराम से कट जाएगा। 24 से इसको काटिए, 24 एकम 24, कितना बचा 4, और 24 दूनी 48, तो कितना आ गया 12। तो देखते हैं इसमें कौन सा आंसर है, तो इसका आंसर है डी। क्या आ रहा है, डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों की संख्या है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो संख्या दे रखी है 144, उसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं 144 के, तो 144, 2 से डिवाइड देंगे 7 और ये 2, फिर 2 से डिवाइड देंगे कितना 3 और 6, फिर 2 से डिवाइड देंगे 1 8, फिर 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 9। फिर हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड देंगे 3, फिर 3 से डिवाइड देंगे 1। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो 2 कितने टाइम्स है, 4 बार। तो 2 जितने टाइम्स बार आता है वही उसकी पावर होती है, तो 2 की पावर कितनी हो गई 4। और यहाँ पर 3 कितने टाइम्स है, 3 है तुम्हारा 2 टाइम्स, तो इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी 2।
अब हमें क्या बताना है, अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। क्या बताना है, घातों का योग, पावर्स का योग। तो इसकी घात कितनी है 4 और इसकी घात कितनी है 2, तो इनकी घातों का जो योगफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6। तो इसमें चेक करते हैं ऐसा कोई आंसर है क्या, आंसर है, आंसर क्या है डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए, a और b के लिए अब हमें इसमें से बताना है, दो संख्याएं दे रखी हैं 1 और 2, तो इन दोनों संख्याओं के लिए लासापा और मासापा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, पहली संख्या a और दूसरी संख्या b और HCF इंटू LCM, किनका, इन दोनों का। तो यहां पर देखा जाए तो a इंटू बी बराबर मासा इसका a और b का और इंटू लासा a और b का। तो जैसा कि यहीं से पता चल रहा है, इसका सूत्र क्या हो जाएगा d वाला। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 65 और 117 के HCF को, किसको, HCF को 65 और 117 के HCF को इसके रूप में व्यक्त किया जाता है। क्या किया जाता है, इसके रूप में व्यक्त किया जाता है। तो सबसे पहले हम 65 और 117 का क्या करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। तो इसका हम HCF ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका HCF ज्ञात कर लेते हैं यहां पर। तो इसका HCF ज्ञात करते हैं। 65 को हम लिख सकते हैं क्या, तो ये 5 इंटू 13 क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू 13 और 117 के भी हम फैक्टर करते हैं। तो 13 इसमें हम डिवाइड देते हैं, पहले 3 से डिवाइड दीजिए, तो 3 इंटू फिर 3 इंटू 13 क्या हो जाएगा ये। तो अगर हम इसकी HCF की बात करते हैं, 65 और 117 का HCF, तो HCF किसको कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इन दोनों में ज्यादा से ज्यादा जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा उसको हम क्या कहते हैं HCF। तो इसका HCF कितना आ जाएगा 13, क्या आ जाएगा HCF 13। तो इसका HCF 13 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें जो HCF है वो कितने में व्यक्त करना है, इसमें व्यक्त करना है। तो यहां पर लिखा जाएगा 13 इज इक्वल टू 65p माइनस 117। तो हम इसको इधर लेके आएंगे, 13 प्लस 117 इज इक्वल टू 65p। तो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये 1 और 1 2 और ये कैरी 3 और ये 1 130 और ये 65p। तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 130 डिवाइड बाई 65। इसको डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स। चलिए इसमें देखते हैं आंसर कौन सा है, सी। तो इसका आंसर क्या है, बी आंसर है, जिसमें कितना दे रखा है 2। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किन्हीं दो संख्याओं का लासा कितना है, एलसीएम कितना है 60 और एचसीएफ कितना है 3। एक संख्या कितनी है 12 है, तो दूसरी संख्या होगी। तो एलसीएम हमें दे रखा है, एचसीएफ भी दे रखा है और एक संख्या दे रखी है, तो हमें दूसरी संख्या बतानी है। तो जैसा कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला बताया था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या कितनी है 12 और दूसरी संख्या दे नहीं रखी है तो उसको x मान लेते हैं, और एलसीएम कितना दे रखा है 60, तो 60 लिख लेंगे, और एचसीएफ कितना दे रखा है 3, तो 3 लिख लेंगे। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू 3 बाई 12। अब हम 12 से 60 को डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स आएगा 5 टाइम्स। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 3, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। तो चलिए देखते हैं इसमें 15 आंसर है कि नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है संख्या 15, 18 और 24 का हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। क्या करना है, एलसीएम।
तो इसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम में क्या 15, 18 और 24। तो सबसे पहले इसको डिवाइड देंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से, तो ये 15 रहेगा, ये 9 और ये 12। तो यहाँ फिर 2 से डिवाइड देंगे तो ये 15, ये 9 और ये 6। फिर 2 से डिवाइड देंगे तो ये 15, ये 9 और ये 3 टाइम्स। अब 3 से इसको डिवाइड देंगे तो ये 5 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 1 टाइम्स। फिर 3 से ये 5, ये 1 और ये भी 1। फिर ये 5 से 1 टाइम्स, ये 1 और ये भी 1। तो इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहां से 2 टू द 4, 2 4 टू द 8, 8 इंटू 5 इंटू 9 कितना हो जाएगा 40, और 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 360। तो चेक करते हैं इसमें 360 है कि नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित अपर में संख्या होगी। निम्नलिखित में अपर में संख्या होगी मतलब कौन सी अपर में संख्या होगी। जैसा कि हम √25 को देख रहे हैं, ये 5 का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, 2 से कट जाएगा 5, ये तो होगी नहीं। फिर 81 को देख रहे हैं, ये भी 9 का परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ से रूट कट जाएगा 9, ये भी नहीं होगी। अब जैसा कि हम इसको देख रहे हैं, ये तो परमेय संख्या है, और यहाँ पर 5 परमेय है और अंडर रूट क्या है, अपर में है। तो परमेय और अपर में का योगफल क्या होता है, अपर में। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला। क्या हो जाएगा, डी वाला। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसको नोट कर लीजिए जब तक मैं साइड में हो जाता हूं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है और साथ के साथ एलसीएम भी ज्ञात करना है। यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एचसीएफ के क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो इस पर आधारित एक सवाल आएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं, केवल क्वेश्चन सेम यही रहेगा, केवल डिजिट चेंज हो सकती हैं, संख्याएं चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा और क्वेश्चन का करने का तरीका भी यही रहेगा। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि यह क्वेश्चन किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। तो दी है संख्याएं, क्या है, दी है संख्याएं। तो हमें जो संख्याएं दी है 96 तथा 404, क्या है 404। अब हम क्या करेंगे, 96 तथा 404 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, अब हम 96 और 404 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इधर हम 96 के क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड देंगे। तो 2 से डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स आएगा, ये 4 टाइम्स और ये 8 टाइम्स। तो ये 4 से फिर डिवाइड देंगे तो 2 4, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 और फिर 3 से 1। तो 96 के जो फैक्टर हैं वो क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर हम फैक्टर करेंगे किसके, 404 के। तो इसको भी 2 से डिवाइड देंगे तो ये 202, फिर 2 से 211, फिर 3 से कितने टाइम्स, 3 टाइम्स और फिर ये 9 टाइम्स, ठीक है, सॉरी 7 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा, इसके बाद 37 से 1 टाइम्स। तो 3 से अगर हम इसको डिवाइड देंगे तो 3 का 9 बचेगा कितना, 1, कितना बचेगा 1। तो ये जाएगा नहीं, सॉरी ये गलत हो गया यहाँ। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड देंगे 2 और फिर 2 टाइम्स, फिर 2 से 1 0 1, फिर हम इसको डिवाइड देंगे तो यह 3 से डिवाइड जाएगा नहीं, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 7 से ये डिवाइड जा सकता है कि नहीं, तो 7 से भी नहीं जाएगा। तो क्या लिखेंगे 101, कितने बार जाएगा, 1 टाइम्स। तो इसके जो फैक्टर हो जाएंगे 404 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 101, 101 और 101 के फैक्टर
हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, तो 101 के फैक्टर नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम इसको एज इट इज लिख देते हैं। तो यहाँ पर बात आएगी अतः, अतः HCF किसका 96 और 404 का। तो यहाँ पर जब HCF वाली बात आएगी तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें से कितने फैक्टर कॉमन हो सकते हैं, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, तो एक कॉमन तो ये हो गया, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 कॉमन ये हो गया। इसके बाद अब कोई कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, कॉमन मतलब कॉमन हो, फैक्टर मतलब फैक्टर, मतलब गुणनखंड कितने कॉमन हो सकते हैं, तो 2 ही गुणनखंड कॉमन है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, HCF 4 हो जाएगा। तथा एलसीएम की बात करें तो एलसीएम की बात करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो उनको लिखेंगे जितने कॉमन है, यहाँ लिखा है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, जितने लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होंगे पहले उनको लिख लेंगे। तो यहाँ पर 2 और 2 और 2 और 2, तो यहाँ पर 2 इंटू 2, उसके बाद 1 2 3, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स हो गया, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 101। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि हमने ये देखा है, ये तो सभी इसी के फैक्टर हो रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं 96 इंटू 101। अब 96 और 101 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 96 में हमें मल्टीप्लाई करना है 101 का, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और इसमें करेंगे तो 9, फिर कितना हो जाएगा 0, ये भी 0, फिर उसके बाद 6 और ये 9, तो कितना हो जाएगा 6 9 और ये 6 और ये 9, तो कितना हो जाएगा 9696। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 969। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैटर्न यही रहेगा, करने का तरीका भी यही रहेगा, केवल संख्याएं बदल जाएंगी, क्वेश्चन यही रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। जब तक मैं साइड में हो जाता हूँ आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि अभी हमने जो कराया था उसमें भी HCF और LCM ज्ञात करना था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, लेकिन वह 2 संख्याओं के लिए था, लेकिन इसमें बात करेंगे हम 3 संख्याओं में, जैसे संख्याएं 6 और 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। क्या करना है HCF और LCM। इसका सॉल्व करने का पैटर्न तो सेम रहेगा, जैसे वही था, सेम है, बस कुछ नहीं है, वहां पर 2 डिजिट थी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वहां पर 2 नंबर थे, वहां पर 2 नंबर थे, और यहाँ पर क्या है 3 नंबर हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो दी है संख्याएं, दी है संख्याएं 6 72 और 120। तो हम क्या करेंगे 6 72 तथा 120 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, इसको सॉल्व करने का पैटर्न सेम रहेगा। तो पहले 6 के करते हैं, 6 का क्या हो जाएगा 2 से 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम्स, तो 6 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3। अब बात करते हैं 72 के, तो 72 से हम 2 से डिवाइड देंगे 3 और ये 6, फिर 2 से 1 और 8, फिर 2 से 9 और फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1। तो यहाँ पर बात करेंगे 72 के, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3। अब बात करते हैं तथा कितने का 120 का, तो 120 के क्या हो जाएंगे 2 से 60 और 2 से 30 और 2 से 15 और 3 से 5 और 5 से 1। तो यहाँ पर 120 के क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो अब हमें क्या करना है, अतः HCF ज्ञात करना है। HCF किसका 6 72 और 120 का क्या करना है 120 का। सबसे पहले हमें जो संख्याएं दे रखी हैं उनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो हमने इसके क्या है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए हैं। अब अभाज्य गुणनखंडों में HCF के लिए हम देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कितने जो गुणनखंड है तीनों में वो कॉमन है। तो यदि हम देखें तो इसमें 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, तो कितना हो गया 2।
अगर इसमें देखा जाए 3 और इसमें भी देखा जाए 3 और इसमें भी देखा जाए 3, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3। तो यहाँ पर 2 का जब हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, क्योंकि इसके अलावा तीनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कॉमन गुणनखंड नहीं है, इसलिए इनका HCF क्या हो जाएगा 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। अब इसमें बात कर रहे हैं हम किसकी, एलसीएम की। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी लोअर कॉमन मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 672 और 120। तो इसमें सबसे पहले जो लोअर कॉमन दे रखे हैं उनको लिखते हैं, लोएस्ट कॉमन को। तो यहाँ पर 2 2 और ये 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 है तो 3 को भी लिख लेते हैं, 3 भी लिख लिया। उसके बाद 1 और 2, ये 2 दोनों 2 को लिख लेते हैं और इन दोनों 2 को भी इसी में ऐड हो जाता है। अब इसके बाद कॉमन में एक 3 इधर बचा और एक 5 इधर बचा, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करिए, पहले 2 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 8 और ये 9 और ये 5। तो कितना हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 और ये 9, तो कितना हो जाएगा 360, सॉरी कितना हो जाएगा 360। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आएगा 360। कितना आएगा इसका एलसीएम 360। तो इसका एलसीएम 360 आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम ये देखेंगे कि इसमें से कौन कौन से जो फैक्टर है वो कॉमन आ रहे हैं, और लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई में हम ये देखेंगे कि पहले तो जो कॉमन फैक्टर होंगे उनको लेंगे, फिर उनके जो मल्टीपल होंगे हम उनको लेंगे, मतलब सभी गुणनखंडों को ले लेते हैं। कॉमन को एक बार लिखेंगे, बाकी को भी एक एक बार लिख लेंगे, है ना। तो सभी का मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो क्या होगा, वो एलसीएम होगा, और जो कॉमन फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, एचसीएफ होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है, व्यक्त करना है। तो हमें 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन लिखते हैं। दी है संख्या, क्या दे रखी है, दी है संख्या 156। तब हम क्या करेंगे, 156 के अभाज्य, 156 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने पर, क्या करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 156 2 से डिवाइड देंगे 7 और ये 8, फिर 2 से डिवाइड देंगे 3 और 9, फिर 2 से डिवाइड तो जाएगा नहीं, अब 3 से डिवाइड देंगे ये 1 और 3, फिर 13 से कितना हो जाएगा 1 टाइम्स। तो अतः 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये इसके आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2 और 2 2 टाइम्स है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2, और ये 3 और ये 13, ये भी इसी का आंसर है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो भी अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छी तरीके से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको केवल यही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। संख्याएं चेंज हो सकती हैं, पैटर्न यही होगा। इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 306 और 657 का हमें HCF दे रखा है 9। तो हमें 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है, एलसीएम। तो इसका मतलब ये है, पहली संख्या ये दे रखी है, दूसरी ये दे रखी है, HCF ये दे रखा है, और हमें एलसीएम ज्ञात करना है इन दोनों संख्याओं को। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करना है आपको बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो आप क्या कहते हैं, इसका बराबर रिवीजन करिए जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ सके बोर्ड एग्जाम में। तो सॉल्यूशन दिया है
दिया है HCF 306 और 657 का कितना 9, तब तब पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या क्या हो जाएगी 306 306 या 306, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी कितना 657। ये संख्या हमने कहां से लिए, यहां से, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का HCF दे रखा है 9 और इन्हीं दोनों संख्याओं का हमें LCM ज्ञात करना है। तो पहली संख्या ये और दूसरी संख्या ये, तो हमें क्या करना है LCM ज्ञात करना है 306 और 657 का, तो LCM ज्ञात करना है। ठीक है, नाउ अब हमें पता है सूत्र क्या होता है, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM 306 और 657। तो पहली संख्या कितनी दे रखी है 306 और दूसरी संख्या कितनी दे रखी है 657, और HCF कितना दे रखा है 9, और LCM हमें फाइंड करना है, LCM हमें ज्ञात करना है। तो यहां से 9 का इसमें डिवाइड दे देंगे, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM बराबर हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाई 9, तो 9 से इसमें डिवाइड दीजिए, तो 9 किया 27, कितना बचेगा 3 और 9 36, कितने बार 4 बार, और ये हो जाएगा 657। आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 657 में मल्टीप्लाई करिए, 657 में मल्टीप्लाई करना है 34 का, तो 34 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28, तो कितना हो जाएगा 8 और कैरी 2, और ये हो जाएगा 20, और 2 कितना हो जाएगा 22 सॉरी 20, और ये 2 22 और 22 की कैरी 2, तो यहाँ इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 24 24 और 2 26, तो ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे, 3 का 21 तो 1 और कैरी 2, 15 और 2 17 7 और कैरी 1, और ये 18 और 1 19, तो कितना आ जाएगा 8 3 और फिर ये 3 और ये 11 और 1 12 2 और 1 कैरी 2, तो कितना आ जाएगा, इसका जो मल्टीप्लाई है वो इतना आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो अतः LCM 306 और 657 कितना आ जाएगा, कितना 22338, ये इसका LCM होगा फाइनल आंसर। तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना और समझ लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं, किस तरीके को आपसे इसको करना है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक, तो सॉल्यूशन, माना √3 एक क्या है, परमेय संख्या है, क्या है, परमेय संख्या है। √3 क्या है, एक परमेय संख्या। जब हमने √3 को परमेय संख्या मान लिया है, तो परमेय संख्या क्या होती है, P/Q, तो अब इसको क्या लिखना पड़ेगा, P/Q। इसलिए √3 बराबर होगा P/Q, क्या होगा P/Q, जहां P तथा Q सह अभाज्य संख्या और पूर्णांक है। क्या है,
पूर्णांक है तथा q बराबर 0 नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो p और q है वो दोनों सहअभाज्य संख्या हैं। सहअभाज्य संख्या हुई तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो केवल एक होगा, और साथ के साथ हमने इसको क्या मान लिया है, पूर्णांक भी मान लिया, लेकिन यहाँ पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो तब हम बात करते हैं √3 इक्वल टू p अपॉन q। तो दोनों ओर क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा p अपॉन q का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। कितना आ जाएगा, p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ कि p स्क्वायर 3 से क्या है, विभाजित है, 3 से विभाजित है। इसलिए p भी 3 से विभाजित होगा। क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। पुनः माना अब हम क्या कर रहे हैं, इसको दोबारा से मान रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर p स्क्वायर बराबर हमने मान लिया 3r, p बराबर क्या मान लिया, 3r। तो इसको हमने माना है समीकरण 1। क्या माना है, समीकरण 1। तो यहाँ पर समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में इसका मान रखेंगे तो 3q स्क्वायर बराबर और ये 3r स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 3q स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 9r स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 9r स्क्वायर। तो यहाँ पर q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9r स्क्वायर बाई 3। तो यहाँ से इसका डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 3r स्क्वायर। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं क्या कि q स्क्वायर 3 से विभाजित है। क्या है, q स्क्वायर 3 से विभाजित है। क्या है, विभाजित है। कैसे विभाजित है, क्योंकि 3 स्क्वायर में हम q स्क्वायर में 3 का डिवाइड देंगे ना, तो ये विभाजित हो गया ना। तो अब इधर भी क्या करेंगे, इधर भी हम p स्क्वायर में 3 का डिवाइड देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि 3q स्क्वायर जो है वो p स्क्वायर के बराबर है। अगर हम इसको देखें, जो 3q स्क्वायर है ये 3 से विभाजित है ना, 3 से डिवाइड चला जाएगा कितने टाइम्स, q टाइम्स। तो ये जो संख्या है वो किसके बराबर है, किसके बराबर है, p स्क्वायर के। जब ये संख्या 3 से विभाजित है और ये p स्क्वायर के बराबर है तो p स्क्वायर भी तो 3 से विभाजित होगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं जब 3q स्क्वायर 3 से विभाजित है तो p स्क्वायर भी विभाजित होगा और साथ के साथ p भी 3 से विभाजित होगा। सेम यहाँ पर 3r स्क्वायर 3 से विभाजित है ना, क्योंकि 3 से डिवाइड देंगे तो कट जाएगा 1 टाइम। तो जब ये संख्या 3 से विभाजित है और ये इसके बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैंने कहा 9 जो है वो b के बराबर है, तो हमने कहा 9 3 से विभाजित है ना, कट जाएगा ना कितने बार, 3 टाइम्स। तो इसका मतलब b जो है वो 9 के बराबर था, वो भी तो 3 से विभाजित होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है इसलिए विभाजित होगा। तो यहाँ पर 3r स्क्वायर 3 से विभाजित है तो q स्क्वायर भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। इसलिए q भी 3 से विभाजित होगा। क्या होगा, 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। यदि हम समीकरण बात करें समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है, जो कि हमारी प्रारंभिक
प्रारंभिक कल्पना के विरुद्ध है। क्या है? विरुद्ध है। हमने प्रारंभिक में क्या कल्पना मानी थी कि P और Q क्या है? सह अभाज्य संख्या है, और सह अभाज्य संख्या उनको कहते हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? केवल एक हो। लेकिन यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया? 3। तो यह हमारी प्रारंभिक कल्पना के विरुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? तो अतः तो हम कह सकते हैं कि √3 एक क्या है? अपरमेय संख्या है। क्या है? एक अपरमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से कर लेना और बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसको नोट कर लीजिए और अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेना इसका, जिससे आपके मार्क्स अच्छे आ सके बोर्ड में। इसको नोट कर लीजिए। जब तक मैं साइड में हट जाता हूँ, अब इसको नोट करिए जब तक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इस पर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ये क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, बस नंबर्स या डिजिट चेंज हो सकती है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप इसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना जिससे आपके मार्क्स पूरे आए पेपर में। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या है? सेम उसी की तरह माना 2 + √3 एक परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। परमेय संख्या, जब परमेय संख्या माना है तो तब क्या हो जाएगा? इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए 2 + √3 बराबर P/Q, जहां P तथा Q क्या है? कोई दो पूर्णांक है। क्या है? कोई दो पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। Q का मान 0 है। Q का मान 0 नहीं है। तो जब हम तब बात करते हैं इसमें, तब 2 √3 इक्वल टू 2 + √3 इक्वल टू P/Q। तो हम 2 को उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। जब हम किसी संख्या को बराबर के साइन के बाद बदलते हैं तो उसमें का साइन भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो P/Q इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। यहाँ P तथा Q क्या है? P तथा Q दो पूर्णांक और P/Q एक परमेय संख्या। क्या है? एक परमेय संख्या है। इसलिए P/Q -2 भी क्या है? एक परमेय संख्या होगी। लेकिन √3 एक क्या है? अपरमेय संख्या। क्या है? अपरमेय संख्या है। जो हमारी कल्पना का विरोधाभास है। क्या है? हमारी कल्पना का विरोधाभास है। अतः 2 + √3 एक क्या है? अपरमेय संख्या। क्या है? अपरमेय संख्या है। एक अपरमेय संख्या। जैसा कि बात करें, हमने माना है कि 2 + √3 क्या है? एक परमेय संख्या हमने इसको माना है। जब हमने इसको परमेय संख्या माना है तो अब हम लिख सकते हैं कि 2 + √3 क्या है? P/Q के बराबर होगी, क्योंकि परमेय संख्या की फॉर्म क्या होती है? P/Q, जहां पर P और Q कोई दो पूर्णांक है। क्या है? कोई दो पूर्णांक है जहां पर Q का मान 0 नहीं हो सकता। तो तब हम क्या करेंगे? 2 + √3 बराबर क्या हो जाएगा? P,
और हम 2 को उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। जब P अपॉन क्यू परमेय संख्या है, तो जब P अपॉन क्यू परमेय संख्या है और परमेय संख्या में हम यदि कोई संख्या घटाए या जोड़े तो वह संख्या भी क्या होती है, परमेय संख्या होती है। P और Q दो पूर्णांक है और P अपॉन Q एक परमेय संख्या है, इसलिए P अपॉन Q माइनस 2 भी क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। जबकि √3 क्या है, √3 एक अपरमेय संख्या है। तो √3 एक अपरमेय संख्या है और ये क्या है, परमेय संख्या है। तो ये जो दोनों हैं किसको दर्शाते हैं, विरोधाभास को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, एक विरोधाभास को दर्शाते हैं, जो हमने यहाँ एक कल्पना की थी। तो किसको दर्शाते हैं, ये हमारी कल्पना की जो है उसके विरोधाभास को दर्शाते हैं। इसलिए 2 प्लस √3 क्या है, एक अपरमेय संख्या। क्या है, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो परमेय संख्या है वो अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए √3 क्या है, एक अपरमेय संख्या है और ये क्या है, परमेय संख्या है। समझ में आ गया, ये दोनों जो है वो विरोधाभास को दर्शाते हैं। तो अतः इसलिए 2 प्लस √3 एक अपरमेय संख्या है। आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको नोट कर लो अच्छी तरीके से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पष्ट कीजिए कि 3 × 5 × 7 + 7 एक भाज्य संख्या है। क्या है, एक भाज्य संख्या है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यह बताना है कि यह भाज्य संख्या है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं भाज्य संख्या है या नहीं है, यह डिसाइड करेगा इसका जब सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याओं की कंडीशन क्या होती है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तब जाकर हम इसको बता पाएंगे कि यह भाज्य संख्या है या नहीं है। तो भाज्य संख्या हम उसको कहते हैं जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। क्या हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिया है 3 × 5 × 7 + 7, तो इसका हम सॉल्व कर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 15 × 7 और +7, फिर इसका मल्टीप्लाई करिए, 7 × 5 = 35, 5 और कैरी कितना 3, और 7 1 = 7 और 3 कितना हो जाएगा 105 और +7, तो इसको ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, ये 112। अब ये 112 आ रहा है तो 112 के हम फैक्टर करते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पष्ट कीजिए कि 3 × 5 × 7 + 7 एक भाज्य संख्या है। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें इसको बताना है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो भाज्य संख्या है या नहीं है। तो भाज्य संख्या है या नहीं है, इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्याएं हम उन्हें कहते हैं जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अगर सॉल्यूशन करने के बाद कोई संख्या ऐसी आती है जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है तो यह भाज्य संख्या होगी। अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं होंगे तो यह भाज्य संख्या नहीं होगी। तो हमें स्पष्ट करना है कि यह एक भाज्य संख्या है। तो सॉल्यूशन, तो दी है संख्या क्या दे रखी है, 3 × 5 × 7 + 7, तो इसका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 15 × 7 और +7, 15 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 और +7, 105 को 7 में ऐड करेंगे तो 12 आएगा। क्या आएगा, 12। अब हम 12 के फैक्टर करके देखते हैं। 112 आएगा, 112 के फैक्टर करते हैं। 112 के तो 2 से डिवाइड देंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 और ये 6, ठीक, कितना आ जाएगा 5 6, और 2 से इसको डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 और 8, फिर 2 से 14, फिर 2 से 7 और फिर 7 से 7। तो जैसे कि हमें पता चल रहा है कि 112 के जो फैक्टर है वो 2 से ज्यादा है। कितना है, 2 से ज्यादा है। कितने, 2 है, 4 है, 8 है और 16 है और
7 है और 14 है, तो ये सभी जो फैक्टर है वो किसके फैक्टर हैं? 112 के हैं। तो हम लिखेंगे इससे, या हम इसको लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो यहां लिखेंगे इससे स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि 112 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है? 2 से ज्यादा है। क्या है? 2 से ज्यादा है। अतः इसलिए, इसलिए क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या है। क्या है? एक भाज्य संख्या है। और हमने भाज्य संख्या के लिए कंडीशन बताई थी, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 से ज्यादा हो तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। और यहाँ पर 112 के कितने फैक्टर हो रहे हैं? 2 से ज्यादा, इसलिए यह क्या हो जाएगा? एक भाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक भाज्य संख्या हो जाएगी। इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और समझते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन कराया था, ऐसा एक और क्वेश्चन कराते हैं इस पर आधारित। सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस रूट 3 एक अपर में संख्या है। पर में नहीं, अपर में। क्या है? एक अपर में संख्या है। तो इसको सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको दोबारा से रिवाइज कराया जा रहा है। इसी पर आधारित आपको सवाल मिलेगा। संख्याएं चेंज हो सकती हैं, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। तो सबसे पहले क्या है? माना 5 प्लस रूट 3 एक परमेय संख्या। क्या है? एक परमेय संख्या है। क्या है? एक परमेय संख्या है। इसलिए क्या हो जाएगा? 5 प्लस रूट 3 बराबर P अपॉन Q। क्या हो जाएगा? P अपॉन Q, जहां P तथा Q क्या है? कोई पूर्णांक है। क्या है? कोई पूर्णांक है, पूर्णांक है। और तथा Q जो है वो बराबर नहीं है 0 के। किसके बराबर नहीं है? 0 के। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? 5 प्लस रूट 3 बराबर P बटे Q, और रूट 3 बराबर P अपॉन Q माइनस 5। क्या हो जाएगा? -5। यहां P अपॉन Q और P अपॉन Q और 5 क्या है? 5 परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। ये भी परमेय संख्या और ये भी परमेय संख्या है। इसलिए P अपॉन Q माइनस 5 भी क्या है? एक परमेय संख्या होगी। क्या होगी? एक परमेय संख्या होगी। कैसे? जब हम एक परमेय संख्या में दूसरी परमेय संख्या जोड़े या घटाएं तो वो पूरी संख्या क्या होती है? परमेय संख्या होती है। लेकिन रूट 3 एक अपरमेय संख्या। क्या है? रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। एक अपरमेय संख्या है। ठीक है? अपरमेय संख्या है। इसलिए अपरमेय और परमेय, अपरमेय और परमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। हो सकती। अतः हमारी कल्पना क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। गलत है। इसलिए रूट 3 एक क्या है? अपरमेय संख्या है। रूट 3 एक
अपर में संख्या है। क्या है? √3 एक अपर में संख्या है। P/Q परमेय संख्या है, 5 भी परमेय संख्या है। परमेय संख्याओं को घटाएंगे तो परमेय संख्या ही आती है, तो इसलिए ये पूरी क्या होगी? एक परमेय संख्या होगी। लेकिन √3 क्या है? अपरमेय संख्या है। परमेय और अपरमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, इसलिए जो हमने कल्पना की है वो क्या है? गलत है। और इसलिए √3 जो है वो क्या है? एक अपरमेय संख्या है। तो इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही काफी है, और इससे आगे के जो क्वेश्चन है और आगे के जो चैप्टर है वो आगे वाली क्लास में कराए जाएंगे। आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन कराए हैं वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको रिवाइज करते रहिए, इसके अलावा बोर्ड में कुछ नहीं आने वाला है, सारी चीज यहीं से आएगी और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये। इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों के लिए शेयर कीजिए जो इस साल 2025 में क्लास 10th के स्टूडेंट जो बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं। यदि उन्होंने अभी तक ठीक से रिवीजन नहीं किया है तो यहाँ से अच्छी तरीके से रिवीजन कर लें, जिससे उनके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे उन बच्चों के पास भी पहुंच जाए जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, या उनको रिवाइज नहीं हो पाया है, या उनको समझ नहीं आ पाया है। तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगली नेक्स्ट जो वीडियो है आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इसका जो भी सेशन रहा है, जो भी इसमें टॉपिक कराया गया है, चैप्टर कराए हुए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको रिवाइज करते रहिए, जिससे आपको क्या कहते हैं, बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही काफी है।